2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा जोशी है। मुझे इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 19 प्राप्त हुआ है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था और इस वीडियो के थ्रू हम मेडिकल साइंस ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल के रिगार्डिंग यही रहता है कि व्हाई डिड आई चूज़ मेडिकल साइंस एज ऑप्शनल। तो इसमें यही था कि मेडिकल साइंस मेरा बैकग्राउंड था। आई हैव डन 5 years ऑफ MBBS एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये ऑप्शनल लेने का डिसाइड किया। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल फॉर ऑल द डॉक्टर्स एंड मेडिकोज जिन्होंने भी 5 साल MBBS किया है एंड द ऑप्शनल इज़ वेरी रिवॉर्डिंग इन दैट सेंस। सेकेंड, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें कि मेडिकल साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया, तो उसमें जो सोर्सेज थे वो मोस्टली बोथ फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 मैंने मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेज वही यूज़ करे जो अपने कॉलेज के डेज़ में यूज़ करे थे। फॉर अ फ्यू टॉपिक्स, क्योंकि मैंने एक कोर्स में UPSC मेडिको में एनरोल किया था, तो उनके कुछ सोर्सेज को मैंने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेपर 1 में बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में मैंने जो उनके नोट्स थे उसको रेफ़र किया। उसके अलावा पेपर 1 में जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो एनाटमी हो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन सभी में मैंने अपने जो कॉलेज की जो बुक्स थी उनको स्कैन करके उनका एक PDF बना लिया था और उसके प्रिंटआउट्स निकाल के एक तरीके से उनको सेग्रीगेट कर लिया था और उसके बाद उस रिसोर्स को मैंने मल्टीपल रिविजन्स के फॉर्म में पेपर 1 के लिए यूज़ किया। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी मोस्टली मैंने जो बुक्स कॉलेज के डेज़ में रेफ़र करी थी उन्हीं बुक्स को दोबारा से यूज़ किया है, एक्सेप्ट वहाँ पे मैंने साइकेट्री एंड डर्मेटोलॉजी में UPSC मेडिको का जो मटेरियल था उसको रेफ़र किया, बिकॉज़ उसके कोई मुझे स्टैंडर्ड बुक या कोई सोर्स ऐसा नहीं मिल पा रहा था। तो वो 2 एरियाज़ थे जो मैंने वहाँ से रेफ़र किए। दूसरी बात, एक कॉमन कंसेप्शन रहता है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैंने पर्सनली कोई नोट्स नहीं बनाए थे एज सच फॉर दी ऑप्शनल। जो भी मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन थी, एज आई सेड, कि वो फ़ोटो लेके स्कैन कर लिया था और उसके बाद उसके प्रिंट आउट्स निकाल के एक सेपरेट कलेक्शन उसका बना लिया था और वही टॉपिक्स जो UPSC के सिलेबस से मैच करते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया था। नोट मेकिंग मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए डेफिनेटली करी है। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में जैसे बेजल गैंग्लिया का एक टॉपिक है या फिर हिमेटोपोइसिस का एक टॉपिक है, तो उस तरीके के कुछ इश्यूज जो और जगह पर या फिर ऐसा हो सकता है कि बुक में वो 4 to 5 पेजेस में दिए हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए एक मैंने नोट्स बना लिए थे ताकि एक 1 पेजर मेरे पास रेडी हो जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं रिवाइज़ कर सकूँ। दिस वॉज मोस्टली अबाउट कि जो मैंने सोर्सेज यूज़ करे अपने ऑप्शनल के लिए। तीसरा है कि ऑप्शनल में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से मुझे लगे। तो अगर मैं पेपर 1 की स्पेसिफिकली बात करूं तो पेपर 1 में एनाटमी का पोर्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग था एंड बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ पोर्शंस मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे। तो इन दोनों पोर्शंस के लिए अगेन स्ट्रैटेजी यही थी कि सिंस पेपर 1 में सेक्शन A एंड सेक्शन B रहता है, तो मेरा फोकस था कि एक तो कि मैं सेक्शन B को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। सेक्शन B में आपके पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक और माइक्रोबायोलॉजी रहता है। तो आई वॉन्टेड टू मैक्सिमाइज माई स्कोर इन सेक्शन B ताकि जो भी इश्यूज सेक्शन A में है वो वहाँ से कॉम्पनसेट हो सके। एंड इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन अ सेंस दैट मुझे पेपर 1 में 134 स्कोर मिला है। सो आई थिंक वो दैट वर्कड इन माई फेवर कि जो सेक्शन B में बैलेंस हुआ था वो A के उसको कॉम्पनसेट किया। इफ़ आई टॉक कि जो सेक्शन A है एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज था, तो उसको कैसे मैनेज किया।
तो उसमें अगेन रिसोर्सेज सेम रहेंगे जो आपने अपने कॉलेज में बुक्स रेफ़र की हैं. फॉर एग्जांपल एनाटमी में मैंने बीडी चौरसिया की बुक को ही रेफ़र किया था एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए आईबी सिंह रेफ़र करी थी. तो उसमें जो भी टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते थे उनके मैंने एक बहुत ही क्विक हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, विच वॉजंट एग्जैक्टली प्रॉपर नोट्स, बट वो एक की पॉइंटर्स या की वर्ड्स जब मैं पढ़ती थी तो उस तरीके से उसको स्क्रिबल कर लेती थी ताकि वो पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो जाए. सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ किया. उसके अलावा जो पेपर 2 है, मुझे ऐसा लगता था कि पेपर 2 बिकॉज क्लिनिकली ओरिएंटेड है और मैक्सिमम जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन पेपर 2 की तरफ होता है. तो पेपर 2 मुझे भी लगता था कि एट अ पर्सनल लेवल थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेजेस है. बट ऑल्दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माई पेपर 2 स्कोर, क्योंकि आई हैव गॉट अ स्कोर ऑफ 137 वहाँ पे. बट आई थिंक प्रॉबेबली इस साल कुछ जो भी स्केलिंग का इशू है शायद उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर ही डाउन है इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट. बट पेपर 2 के लिए जो मोस्टली स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था वो था कि एक तो अपने जो भी आपने कॉलेज में बुक्स रेफ़र किए हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए, आप उन्हीं बुक्स को यूज़ करें. बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल के पीछे ना भागे पेपर 2 के लिए भी, बिकॉज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस या उस तरीके की बुक्स को यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि एक्चुअली आपके एग्ज़ाम के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है. तो यूपीएससी के सिलेबस को मैच करते हुए जो भी आपके कॉलेज में आपने बुक्स रेफ़र करी हैं उन्हीं बुक्स को यूज़ करें और उस सिलेबस को आप प्रिपेयर कर लें. ईदर यू कैन स्कैन इट एंड टेक प्रिंट आउट्स, या फिर कुछ लोग पेजेस निकाल के उसको एक सेपरेट कलेक्ट करना पसंद करते हैं, उस तरीके से वो रिविज़न करते हैं. तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कर सकते हैं. सेकेंडली पेपर 2 में दूसरी चीज़ जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करी दैट वाज आंसर राइटिंग. सिंस मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल के लिए इतनी आंसर राइटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कोचिंग्स भी नहीं हैं. सो व्हाट आई डिड वाज 2015 से लेके जो लास्ट आपका 2020 था वहाँ तक के मैंने सारे पेपर्स के आंसर्स लिख लिए थे. सो आई मेंटेन्ड अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, और उस नोटबुक में 15 से स्टार्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे. इसका काफ़ी तरीके से हेल्प हुआ है इन अ सेंस कि एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है कि आपके नोट्स एक तरीके से रेडी हो रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप आंसर्स लिखते जाते हैं तो वो आप एक नोटबुक में उसको कलेक्ट कर रहे हैं. थर्डली, जितनी बार आप लिखते जाएंगे यू विल रियलाइज़ कि काफ़ी सारे थीम्स हैं और टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो टाइम टू टाइम रिपीट होते हैं. फॉर एग्जांपल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ से क्वेश्चन है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टॉपिक से क्वेश्चन है. तो उस तरीके के बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो वो आप जितनी बार लिखते जाएंगे वो साइमल्टेनियसली आपको याद भी हो जाएगा. एंड इफ़ नीडेड तो आप एग्ज़ाम का जो बीच का 2 घंटे का ब्रेक रहता है तो उसमें आप क्विकली उन सब्जेक्ट्स को या फिर उस नोटबुक को रिवाइज़ कर सकते हैं, तो आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में फ्रेश रहेंगे. ऑल्सो एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो किस तरीके से हमारे आंसर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन मेडिकल साइंस ऑप्शनल. तो आई थिंक उसमें मेनली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ऑप्शनल के लिए तो आपके जो नोट्स हैं या फिर जो आप एक्चुअल आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में वो मोस्टली एक पॉइंट फॉर्मेट में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें अननेसेसरी पैराग्राफ्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. आप पॉइंट्स में अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल साइंस ऑप्शनल में ये है कि आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए अपने जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं उसका. इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टेक्स्ट लिखने की बजाय सिर्फ डायग्राम से भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगेन डायग्राम्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मेडिकल साइंस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कलर पेंसिल्स या कलर्ड डायग्राम्स बनाएं. तो जितना भी आपको टाइम परमिट करता है आप उस हिसाब से करें. जस्ट इन केस अगर एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम क्रंच लगता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कलर पेंसिल से इतने अच्छे डायग्राम्स बना सकें, तभी भी आई थिंक मेरा सजेशन यही होगा कि आप एटलीस्ट रफ डायग्राम्स तो बनाएं, बिकॉज वो एक तो आपके पेपर के ओवरऑल लुक को इन्हांस करता है और पेपर चेकर के लिए भी ईजी बनाता है कि वो आपके पेपर को आसानी से करेक्ट कर सके. तो इसमें मेनली दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल या शेड्यूल मैंने किस तरीके का फॉलो किया एंड व्हेन डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल.
तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल की प्रिपरेशन मैंने मोस्टली लार्ज पार्ट ऑफ इट मैंने प्रीलिम से पहले करी थी, स्पेशली फॉर पेपर 2, बट पेपर 1 के काफ़ी सारे पोर्शंस थे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सेक्शन ए का जो पोर्शन था वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता था, तो वो मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया था। बट राइट आफ्टर प्रीलिम्स जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से मैंने होल हार्टेडली ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था, ऑल्दो देयर वाज अ लैक ऑफ टाइम, सो मैं सारे टेस्ट लिख नहीं पाई थी। मैंने यूपीएससी मेडिको का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो आई कुड राइट ओनली 4 टेस्ट, बट वहाँ से जो भी मुझे फीडबैक मिला उसके थ्रू मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर ऑल दी आंसर्स। तो एक जनरल सजेशन मेडिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट 1 to 2 पेपर्स, इवन इफ आप कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं भी ज्वाइन करते हैं तभी भी आप 1 से 2 टेस्ट पेपर्स एटलीस्ट लिख के जाएँ बिफोर गोइंग इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। और जो आप टेस्ट पेपर्स लिखें वो इस तरीके के होने चाहिए कि आप जो पेजेस हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको 50 to 58 पेजेस का एक शीट मिलता है और कई सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, तो आप उसी तरीके का एक सिमिलर शीट यूज़ करें ताकि आप क्विकली देख सकें कि कितना जल्दी आपको पेजेस टर्न करने हैं, कहाँ पे स्ट्राइक आउट करना है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को चूज़ करना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरा, बिकॉज पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट अपना प्रैक्टिस करें बिफोर गोइंग इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तभी भी इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइम के साथ चल रहे हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस छूटने का इशू बहुत मेजर रहता है। एक और नया कंसर्न जो मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए रिसेंटली आया है वो कि लास्ट 2 ईयर्स में, एटलीस्ट 2020 एंड 2021 में, वी हैव सीन कि अ फ्यू अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, या फिर जो पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक्स रिपीट होते थे उनको छोड़ के यूपीएससी कुछ नए टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑल्दो दोज टॉपिक्स आर विद इन द पर्व्यू ऑफ द सिलेबस, लेकिन वो पहले उन पे उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस बार पेपर 2 में एक क्वेश्चन कंपल्सरी सेक्शन में कोलिडोकल सिस्ट से रिलेटेड था, या फिर पेपर 1 में एक कोरोनरी साइनस पे क्वेश्चन था। तो मेरा सजेशन इसमें अगेन यही होगा कि डोंट थिंक कि बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर हैं तो थोड़ा सा काम माइंड से सोचें कि आपने उस टॉपिक के बारे में पहले क्या पढ़ा था, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको याद आती है उस इन्फॉर्मेशन को अपनी आंसर कॉपी में लिखें। डू नॉट लीव एनी आंसर, बिकॉज काफ़ी लोगों का ऐसा सजेशन रहता है कि इफ़ यू डू नॉट नो देन यू शुड लीव इट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ़ यू राइट समथिंग अबाउट इट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार इंटरकोस्टल स्पेस पे एक क्वेश्चन था इन पेपर 1, एंड मुझे अनाटमी उसका इतना क्लियर नहीं था, बट स्टिल आई रोट सम पॉइंट्स अबाउट क्लिनिकल अनाटमी, कि मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया था कि हम किस तरीके से उसमें इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, उसका एक डायग्राम बना दिया था। तो मुझे लगता है कि उस 10 मार्कर को आप छोड़ने की जगह अगर आप कुछ 1 या 2 पॉइंट और एक क्विक डायग्राम बना देंगे तो एटलीस्ट आप 2 से 3 मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी होगी जो आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मेडिकल साइंस ऑप्शनल, तो प्रोज तो काफ़ी सारे हैं। फर्स्ट कि आपने 5 years ऑफ MBBS किया है, तो एक अमाउंट ऑफ एफर्ट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है इस ऑप्शनल को पढ़ने में, तो इसलिए वो आप एफर्ट अपना यूज़ कर सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, और जो भी आपका टाइम वहाँ से सेव होता है उस टाइम को आप अपने जनरल स्टडीज़ के प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। दूसरा, आई थिंक विद अ सिंसियर प्रिपरेशन ऑप्शनल मेडिकल साइंस जो है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है, बिकॉज अगर आप सही डायरेक्शन में उसको पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग का एक एडिक्वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन दी ऑप्शनल। इन द पास्ट वी हैव सीन कि ऑलमोस्ट 320 तक भी मार्क्स गए हैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल में। तो बी वेरी क्लियर कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एक अच्छा टाइम टेबल उसके लिए बनाएं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर यहाँ पर कि इसका कॉन्स जो है, एक थोड़ा सा इशू ये रहता है स्पेशली बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जो मुझे चैलेंज था कि जितना टाइम आप ऑप्शनल के लिए डिवोट करते हैं, बिकॉज वो आप इन्फॉर्मेशन अपने जनरल स्टडीज़ पेपर में नहीं यूज़ कर पाते अनलाइक फॉर अदर ऑप्शनल्स।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगेन वही चीज़ है कि स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल की किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, कि जो आपको जीएस में स्ट्रॉन्ग एरियाज लगते हैं आप उनको थोड़ा सा कम पढ़ के कुछ टाइम ऑप्शनल के लिए डिवोट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल में अगर कुछ एरियाज स्ट्रॉन्ग लगते हैं तो वहाँ से टाइम बचा कर आप जीएस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑप्शनल के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। I think in the end I have tried to be as elaborate as possible optional की strategy के साथ, और I have also started a Telegram channel जहाँ पे I'll be sharing a few of my notes या फिर answers that I wrote for medical science optional. So I will request them to provide a link in the description. तो आप वहाँ से उसको follow कर सकते हैं, and if there are further queries with regard to medical science optional, so you can connect me through that channel. Rest, I think I would just want to wish all the medicos all the very best for their journey in UPSC. And medical science is a good optional and it is rewarding. So I hope this video was useful to all of you. Thank you.